और अब हम बात कर रहे हैं शहडोल के एक ऐसे युवा से जिसको मौका था कि वो निकल जाता बड़े शहर की ओर। मौका तो ये भी था कि विदेश भी जा सकता था, लेकिन वो आ गया वापस अपने शहर में, शहडोल में। और शहडोल में शिक्षा की एक अलग जगह ही है। हम बात कर रहे हैं राजन शर्मा, जो कि डायरेक्टर हैं शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शहडोल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद न्यूज़ 24 का और आप लोगों का सभी का कि हमें ये मंच प्रोवाइड किया गया, और मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आम धारणा है, पापा यदि आईएएस हैं, पापा यदि कलेक्टर हैं, तो बेटा बड़े शहर में तो जा ही सकता है। और बड़े शहर में नहीं, सपना बड़ा देखता है कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ ली जाए। आपके पापा आईएएस हैं, कलेक्टर रहे हैं, और आप वापस शहडोल आ गए। राकेश जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें सीख का भी फ़र्क होता है। मेरे पिताजी ने मुझे कभी ऐसा ये चीज़ें नहीं सिखाई कि आपको, अगर मैं एक अधिकारी हूँ तो आपको भी उस हिसाब से ही रहना है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप, जैसे एक कहावत हम बोलते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो क्या है कि पिताजी ने भी अपना उस मुकाम से चालू किया था कि जहाँ पे हम लोग की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने वैसा समय देखा है, इसलिए हमें ये लगता है कि देखिए समय काफ़ी कुछ सिखा के जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बुरा समय तो बता के नहीं आता, इसलिए हमने कभी उन चीज़ों की आदत नहीं डाली कि जो बाद में अगर हमारे पास ना हो तो हमें दिक्कत हो। तो ये सीख हमारे पिताजी ने हमें दी है। ये टैक्सेशन में आपने ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, और वापस आ गए अपने शहडोल। तो जरा सफ़र बताइए कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही, आपके कॉलेज में कैसा रहा, और क्या क्या आपको मौका मिला, लेकिन उसके बाद भी आपने शहडोल ही क्यों चुना? राकेश जी, एक्चुअली मैं क्या है कि पिताजी सर्विस में थे, तो जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो मैंने अपने स्कूल के जीवन में 8 स्कूल बदले हैं 12th तक, और फिर उसके बाद भोपाल से मेरा कॉलेज लाइफ चालू हुई। मैंने बीकॉम इन टैक्सेशन किया, फिर मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। उसके बाद मैंने 1 साल सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी की। उसमें मुझे लगा कि अब मैं मेरी निपुणता उतनी अच्छी नहीं है, सीधा बताऊंगा मैं जी। और फिर उसके बाद एक्चुअली मेरा रुझान, जब तक एज थी उस एग्ज़ाम की, जो अपना सीडीएस होता है और एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है एफकैट करके, तो एक्चुअली आपको मैं बताने में मुझे बहुत खुशी होती है सभी को कि मैं एसएसबी की मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ था। नहीं तो आज मैं एक एयरफोर्स का ऑफिसर होता। लेकिन क्या है कि मेरी पैदाइश भी शहडोल की है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ रोज़गार के हिसाब से, और या तो एजुकेशन को का स्तर और बढ़ाने के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ हम चालू कर सकते हैं जहाँ पे देखा जाए कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर एजुकेशन मिले। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्योंकि हमारी पुरानी ज़मीन भी थी यहाँ पे, करीब 30 साल पुरानी, तो उसका फ़ायदा हमें काफ़ी मिला। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया यहाँ पे स्कूल खोलने से पहले कि यहाँ का स्तर कैसा है, यहाँ के बच्चों की नीड क्या है, यहाँ के पेरेंट्स की क्या नीड है, वो कैसी अपने बच्चों के एजुकेशन चाहते हैं। फिर ये सब रिसर्च करने के बाद मैंने ये सोचा कि यहाँ पे एक स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर जिस एरिया में हमारा स्कूल है, कोतमा तिराहा, क्योंकि वो अपना गांव से लगा हुआ इलाका भी है। तो आप भी जानते हैं, आप भी एक पेरेंट हैं, कि एजुकेशन को लेके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और क्या बोलते, चिंतित भी होते हैं कि अगर हम खुद नहीं उतनी ही अच्छी एजुकेशन नहीं पा पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेशन देंगे उतनी अच्छी। इसलिए इस थॉट के साथ मैंने सोचा कि यहाँ पे एक स्कूल की अभी बहुत ज़रूरत है, ताकि हम जो चाह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर और बढ़े बच्चों का, इसलिए फिर उस सोच के साथ मैंने ये अपना 2023 में शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल चालू किया। जी। आप बड़ी सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कर रहे हैं।
शहडोल कह सकते हैं कि शहडोल का ये नेचर ही है, और आपके परिवार की सरलता हमने देखी भी है, महसूस भी कर रहे हैं। हम जब स्कूल का जिक्र कर रहे हैं तो नाम आ रहा है शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शहडोल। आज स्कूल के नाम की शुरुआत ही शांति देवी के साथ हो रही है, जरा आप थोड़ा डिटेल में बताएं। राकेश जी, शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल इज अ नेम सेक ऑफ माय ग्रैंडमदर। मेरी दादी के नाम पे है ये। उनका देहांत 2016 में हुआ था दमोह में, जब पिताजी मेरे दमोह कलेक्टर थे। तो उनके क्या है कि वो हमेशा से पूरी लाइफ अपनी शहडोल में ही रही, और इसलिए उनको उनकी एक लेगेसी बनाने के लिए मैंने उनका नाम इस्तेमाल किया। और जिस फाउंडेशन के अंदर शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल आता है, उस फाउंडेशन का नाम भी मेरे दादाजी के नाम पे है, स्वर्गीय श्री राम यश शर्मा। तो इसी नाम पे राम यश शर्मा फाउंडेशन पड़ा, और एक मेरे दादी को मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि आप समझ सकते हैं, उनके नाम पे फिर मैंने ये अपना स्कूल चालू किया। स्कूलिंग बहुत बेहतर ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर उस बेल्ट में जिसमें कि ट्राइबल शब्द जुड़ा हो, एक बड़ी आबादी वहाँ पर ट्राइबल बेल्ट हो। स्कूल के बारे में बताइए, क्या स्कूल है आपका, क्या खासियत है, किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, क्या कंडीशंस हैं? हमने इस हिसाब से एडमिशन प्रोसेस रखी है राकेश जी कि एडमिशन कोई भी बच्चा पा सके। हमने इस एडमिशन कोई भी बच्चा पा सके। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आजकल कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां पर पहले से ही बैरियर लगे हुए हैं, आपको पार करना है उनको। आपका बच्चा अच्छा पढ़ने में यदि उसकी रुचि नहीं है, छोटा बच्चा है तो पहले इंटरव्यू होता है, चलिए बच्चे की रुचि है तो मम्मी पापा कितने पढ़े हैं बड़े मायने रखता है। तो ऐसा कोई आपके? नहीं, ऐसा कोई बैरियर हमने नहीं रखा है। कोई भी बच्चा, किसी भी वर्ग का बच्चा, ना किसी भी धर्म का बच्चा, मैं आपके मन से ये सीधे सीधे कह रहा हूँ, ना कोई धर्म निरपेक्ष है इसमें। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो हमारे स्कूल में ज्वाइन कर सकता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर किसी की आर्थिक हालत किसी पेरेंट्स की सही नहीं रहती तो उसके लिए हमारे पास अलग डिस्काउंट्स भी होते हैं, और हमारे यहाँ इस समय 3 बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं। जैसा बता रहे हैं कि जैसे अंदर से हैं वैसे ही वो बाहर से हैं, और सिर्फ ये कहने की बात नहीं कि चैरिटी करते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति यदि ठीक नहीं है तो हमारे स्कूल में एडमिशन देते हैं, बल्कि आपने उदाहरण पेश किया, वो 3 बच्चे आपके यहाँ पर निःशुल्क जो अध्ययनरत भी हैं। अब जिज्ञासा बढ़ गई है स्कूल के बारे में, जरा और डिटेल में बताइए। डिटेल थोड़ा सा इसको स्कूल के बारे में। अच्छा, हमारा स्कूल एक्चुअली अभी नर्सरी टू 10th है, और CBSE पैटर्न है, और इस महीने हमारा CBSE एफिलिएशन भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ पूरे CBSE के बायलॉज को ध्यान में रख के प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि दिव्यांग बच्चे जो हैं उनके लिए अलग बाथरूम्स हैं, उनके लिए लिफ्ट प्रोवाइड की गई है, उनके लिए अलग रैम्प्स हैं, ताकि और व्हील चेयर्स का प्रबंध भी किया गया है, ताकि उन्हें आने जाने में, क्लास में जाने में कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। और हमारे टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट उस हिसाब से होती है कि कम से कम 2 राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद उनका एक कम से कम 15 से 20 मिनट का एक डेमो क्लास ली जाती है। उसके बाद अगर हमें अच्छा लगता है कि वो टीचर वो निपुणता है उसमें, तब उसको सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स फीस दे रहे हैं तो वो अच्छी एजुकेशन एक्सपेक्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप टीचर को अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से पढ़ाने के भी थोड़ा सा झिझकेगा। बड़ी प्रैक्टिकल आपने बात बोली है। आप एजुकेशन सेक्टर में आए, इससे पहले आप माइनिंग में काम किया, आपने रियल एस्टेट में काम किया, तो व्यवसाय तो बढ़िया था, वो भी माइनिंग वाला भी, रियल एस्टेट में तो पैसा ही पैसा है। एजुकेशन में कैसे आ गए? राकेश जी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जब आप एक पेरेंट को अपने बच्चे को अच्छे नंबर लाते, या तो किसी स्पोर्ट्स में या तो किसी अपना खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता देखेंगे, और जब वो खुशी वो हमसे जाहिर करते हैं तो वो किसी भी व्यवसाय से बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारे स्कूल के 4 बच्चे नेशनल जा चुके हैं सिपक टेकरा के टूर्नामेंट में।
और कराटे के टूर्नामेंट भी हमारे स्कूल में आयोजित भी होते हैं और हमारे बच्चे कराटे क्लासेस के थ्रू और कराटे के खेल में अभी तक रीजनल जा चुके हैं। तो जब सामने एक पेरेंट आपसे अपनी खुशी जाहिर करता है तो वो किसी भी व्यवसाय से बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल, चूंकि आप तो इस पूरे परिवेश में पले बड़े हैं। हम शहडोल की बात करें, शिक्षा क्षेत्र में कितना बदल गया हमारा शहडोल। एक दौर वो भी था जब स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, जैसे तैसे बिल्डिंग बनी तो प्लेग्राउंड नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे। हम आज के शहडोल संभाग की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्तर पर भी या निजी क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। बड़े बदलाव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बदलाव है क्योंकि पहले का शहडोल और अब के शहडोल में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि पहले माँ बाप के पास सिर्फ सरकारी स्कूलों का या तो जो एक या दो प्राइवेट स्कूल थे उनका ऑप्शन था। अब धीरे धीरे हमारे जैसे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्होंने धीरे धीरे पेरेंट्स को और ऑप्शंस प्रोवाइड करना चालू किया। तो इसके कारण एजुकेशन का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। क्योंकि पहले जैसे अगर देखा जाए तो उतने स्कूल्स नहीं थे शहडोल में, और जो थे भी तो उनकी भी हालत आप भी जानते हैं और मैं भी। आपने तो बड़े शहरों में भी स्कूल देखे हैं, शिक्षण संस्थान देखे हैं। अब आपकी कोई सरकार से अपेक्षा है कि शहडोल का एक वो युवा जो अपने दम पर अपने बलबूते एक शिक्षण संस्थान खड़ा करता है, एक अच्छी शिक्षा उस तबके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जिसको जरूरत है। सरकारी स्तर पर और क्या प्रयास होने चाहिए? आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम के .com के मंच से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सरकार देखिए, काम तो काफ़ी बेहतर हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जैसे बोरा मैम ने बोला कि सड़कों की हालत सुधरनी चाहिए क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या वैन्स के थ्रू बच्चे जाते हैं तो अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो उसमें बच्चों की सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल पैदा होते हैं। और मैं तो ये भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है तो उसको कृपया करके सराहना करें, उसको कभी दबाने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि जैसे कई स्कूल, मैं मानता हूं कि कई स्कूल ऐसा काम करते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है और अननेसेसरी कॉस्ट पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो उसमें ऐसे स्कूल ना आए जो सही में पेरेंट्स अपना एजुकेशनल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों की क्या बोलते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। मेरा बस ये अनुरोध है। बिल्कुल, हमने तो ये दौर भी देखा है और कि जब कोरोना का समय आया और स्कूलों को जब मनमानी करने का मौका मिला, खूब मनमानी की। हालांकि हम देखें छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर साहब का डंडा भी खूब चला है। तो सीधे तौर पर कहीं न कई तरह के मैसेज हैं। अब हम शांति देवी जिससे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, कल का स्कूल क्या होगा? क्योंकि आपने शुरुआत जो है हाई स्कूल तक तो कर दी है, भविष्य क्या है? क्या कभी स्कूल के बाद जो ज़रूरत होगी बच्चों को 12th के बाद, यानी हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल की, वहाँ भी क्या कोई फैसिलिटी, कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, मेरे आगे के 10 सालों का प्लान है कि एजुकेशन सेक्टर में जैसे हम 12th तक हमारा अगले 2 सालों में स्कूल होगा, उसके बाद हमने आने वाले 10 सालों में ये सोचा है, ये प्लानिंग की है कि बच्चों को जैसे हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आफ्टर 12th जैसे कॉलेज वगैरह हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके लिए शहडोल से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसके लिए हम इसमें काम करेंगे, या तो काम करने की एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे ही कि जो एजुकेशन उनको बाहर मिल सकती है वो शहडोल में रह के ही प्रोवाइड हो सके। क्योंकि मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा भी है कि जो आर्थिक रूप से बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स आर्थिक रूप से जो सही नहीं हैं, उन्हें अननेसेसरी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें एजुकेशन के लिए। उनके रहने का, खाने का सभी खर्चा उठाना पड़ता है। तो उस खर्चे को और वही एजुकेशन हम यहाँ प्रोवाइड करा सकें, उसके क्षेत्र में हमें काम करना है। बिल्कुल, और शहडोल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि आपके सामने जो बैठे हुए हैं युवा तो हैं ही, लेकिन एक स्कूल के डायरेक्टर हैं। तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन भी हैं, जागरूक लोग भी हैं।
आपके मन में कोई सवाल हो, जो शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शहडोल के डायरेक्टर हैं राजन शर्मा जी, उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हो तो बेझिझक आप बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का भविष्य, इसी भविष्य को और तराशने के लिए और संवारने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। आपका कोई महत्वपूर्ण सजेशन है तो आप भी साझा कर सकते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताइए और आपका क्या सजेशन है। मेरा नाम जी बोलिए, आप बोलिए। जी मेरा नाम सुफियान खान है, मैं पूर्व पार्षद हूँ शहडोल नगर पालिका का। मेरा आपसे एक निवेदन भी है और सजेशन भी है। क्या बीपीएल सूची के अलावा भी हम किसी को शिक्षा का अधिकार दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल है। आप अगर चाहें तो आरटीई के थ्रू, जो सरकार ही प्रोवाइड करती है, उसके थ्रू नर्सरी टू 8th क्लास तक आपकी के बच्चे की फ्री एजुकेशन हो सकती है। उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। एक्चुअली कई लोगों को देखा जाता है, जैसे हमारे वार्ड के भी लोग, आसपास के लोग आते रहते हैं और वो बेहतर शिक्षा के लिए, ऑब्वियस सी बात है, बेहतर शिक्षा के लिए सारे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना, और उस आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो लोग उस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन लोगों की एक मेंटेलिटी, दिमाग में सोच बन चुकी है कि अच्छी शिक्षा हमको प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी, और वो अपने आर्थिक स्थिति की वजह से उस स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, ना बच्चे उस तरीके की शिक्षा को ग्रहण कर पाते। बिल्कुल राजन जी, ये हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट्स का सवाल नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का सवाल है। ये जो मेंटेलिटी है कि अच्छे स्कूल में शिक्षा देना है तो पैसे होनी चाहिए, स्कूल वही अच्छा है जिसमें मोटी फीस हो, कम फीस है, यदि तो अच्छी एजुकेशन नहीं होगी। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मेंटेलिटी है, इसे हम कैसे बदल सकते हैं? इसे बदलना, देखिए, सोच को बदलना इतना आसान नहीं होता, उसमें समय लगता है, लेकिन ये सोच बदली जा सकती है, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षक है वो आपके बच्चों को एजुकेशन देता है, स्कूल नहीं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं। अगर एक अच्छा शिक्षक आपको अगर गवर्नमेंट स्कूल में या छोटे स्कूलों में भी अगर मिल गया तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक शिक्षक अगर बच्चे के मन के अंदर चला गया तो वो उसको रंग से राजा बना सकता है। राजन जी, अब जो मेरा अगला सवाल है, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के हर उस पेरेंट्स का सवाल होगा ये, जो जानना चाहता है कि एक पेरेंट्स के बच्चे हैं, जब वो स्कूल का चयन करें तो क्या उसमें बारीकियां देखें, अच्छी बिल्डिंग देखें, पुराना रिजल्ट देखा जाए, क्योंकि शिक्षकों को देखने का तो मौका हर किसी पेरेंट्स को नहीं मिलता है। तो एक अच्छे स्कूल का चयन कर सकें, उसकी जो 5 छोटी छोटी बारीकियां हैं, जरा वो जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि अच्छे क्लासरूम से अच्छा वातावरण बनता है, और अच्छे शिक्षक हैं कि नहीं, आप वहाँ पे आप जैसे, और तीसरा अपना कि वहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या है, अपना दोनों मीडियम्स हैं कि नहीं, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि बच्चों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में ही समझ में आए ही। और मेरा ये मानना है, जो हम अपने स्कूल में भी फॉलो करते हैं, कि जिस भाषा में बच्चे को समझ में आए उस भाषा में आपको पढ़ाना चाहिए, और यही इंस्ट्रक्शंस हमारे टीचर्स को, हमारे स्टाफ को भी रहता है। और फिर 5वीं चीज़ होती है फीस, मैं बोलूँगा, लेकिन फीस क्योंकि स्कूल के अंडर का एक पार्ट है, तो मेरा ये मानना है कि स्कूल फीस उस हिसाब से होनी चाहिए जैसे जिस शहर में आप रह रहे हैं, और जिस शहर का जैसा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति है। तो ये 5 चीज़ें ज़रूर आप देखें। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर उसमें आपके बच्चे आ रहे हैं उसके अंतर्गत, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जैसे कि मैंने अभी आरटीई का बताया, उसमें जब पोर्टल खुलता है आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालें। अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो बच्चा उसके अंतर्गत आ रहा है तो उसका फ़ायदा उसे ज़रूर मिलना चाहिए। युवा भी हैं आप और एक शिक्षाविद भी हैं, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है ये कि आप युवाओं से क्या अपेक्षा करते हैं, आपकी उनको सलाह क्या है, और एक शिक्षाविद के नाते पेरेंट्स को आपकी क्या सलाह है? देखिए, आज का युवा थोड़ा सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है।
इसलिए आजकल आपने एक टर्म सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मेरा युवाओं से ये अनुरोध ज़रूर है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े, बिल्कुल जुड़े। वो अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है और बेकार कामों के लिए भी, लेकिन उसका ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसमें आप उन चीज़ों को प्रमोट करें कि जो समाज के भले के लिए ज़्यादा हों। और पेरेंट्स से तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अगर आप ये सोचेंगे कि हर चीज़ अगर स्कूल ही करवा के देगा तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए। आपको भी अपने बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमारा साथ उसमें देना पड़ेगा, बिल्कुल साथ देना पड़ेगा। और चूंकि जिज्ञासु हमारे यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हैं, काफ़ी जिज्ञासु हैं, एक और कोई सवाल हमारे साथी हैं वो लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथीगण को माइक को उपलब्ध करवाएं और आप सवाल ले सकते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिनेश अग्रवाल। एक उत्सुकता है आपसे ये जानने की कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो 25% गरीबों के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देंगे। अगर ये कानून है तो प्राइवेट स्कूल कोई कृपा नहीं कर रहे, और अगर ये कानून नहीं है तो भी स्पष्ट किया जाए कि ऐसा कोई कानून नहीं है। सर, आप जो बोल रहे हैं वो कानून राइट टू एजुकेशन के थ्रू आप बता रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में 25% सीट्स रिजर्व रहती हैं, और वो पूरा काम उसका भोपाल के थ्रू होता है। भोपाल से बच्चों को उन जहाँ पे उनका एड्रेस है वहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो स्कूल उनको सबसे नज़दीक पड़ता है उसमें उनका एडमिशन किया जाता है। इसके लिए पेरेंट्स को आरटीई के पोर्टल के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, और ये पूरा पोर्टल भोपाल से ऑपरेट होता है। वहाँ से ही बच्चों को स्कूल अलॉट होते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 27 बच्चे तो रजिस्टर्ड। देखिए, 3 बच्चे आपके स्कूल में मुफ्त भी पढ़ रहे हैं और 27 बच्चे आरटी के तहत भी एडमिशन हुआ है। और राजन शर्मा जी की बात करें तो मौके कई थे बाहर निकलने के, दूसरे सेक्टर में काम करने के, लेकिन राजन शर्मा ने यही कहा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और बेटा वापस शहडोल में आकर शहर का नाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए।